हेलो स्टूडेंट, मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूँ आपका यज्ञ विद्या में। आज मैं आपके सामने इकोनॉमिक्स लेके आया हूँ। जी हाँ, बहुत ही कंसेप्चुअल चीज़ है और इसे बिना समझे हुए आप लोग अगर याद करेंगे तो हमेशा फँस जाएँगे। तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चन के माध्यम से इकोनॉमिक्स को समझने का कोशिश करते हैं। कुछ फैक्ट मैं बताता हूँ, कुछ कॉन्सेप्ट बताता हूँ। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जब तक ये सेशन समाप्त होगा आप लोग को अच्छा खासा ज्ञान आ जाएगा। और ये जो हमारा इकोनॉमिक्स का सेगमेंट है, ये सिर्फ़ सिविल सर्विस के लिए नहीं बल्कि एसएससी का एग्ज़ाम आने वाला है। या यूपी का पीटी का एग्जाम है, सबके लिए समान रूप से महत्वपूर्ण। तो आइए हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं इकोनॉमिक्स। पहला क्वेश्चन है कि माइक्रो इकोनॉमी जिसे हिंदी में कहते हैं व्यष्टि अर्थव्यवस्था। जरूरी नहीं कि अगर आप लोग हिंदी मीडियम में तो हर शब्द को हिंदी में याद करें। बहुत बार क्या होता है हिंदी का शब्द बहुत मुश्किल होता है, याद करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, तो उसको आराम से इंग्लिश में समझा जा सकता है। जैसे माइक्रो इकोनॉमी आप लोग बचपन से या यूँ कहें कि जब से आप लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा ये माइक्रो वर्ड सुना होगा। लेकिन व्यष्टि अर्थव्यवस्था हो सकता है कि आप लोग में से बहुत सारे बच्चे इसका नाम नहीं सुने होंगे। तो जिस शब्द को इंग्लिश में समझने में आसान होता है, उसे आप लोग इंग्लिश में समझा करें। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा असत्य है? असत्य को ध्यान रखिए। मैं पूछा कौन-सा कथन गलत है? 4 स्टेटमेंट है, आपको गलत स्टेटमेंट का चुनाव करना है। स्टेटमेंट कौन-सा है? ये चारों स्टेटमेंट दिया गया है। आंसर देखते हैं फिर हम लोग आगे बात करेंगे। इसे आय और रोजगार सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। यह हमारा गलत है। इसका मतलब ये तीनों स्टेटमेंट सही होगा। देखिए इसे मूल सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, जिसे व्यष्टि अर्थव्यवस्था कहा जाता है, उसे मूल सिद्धांत के रूप में जाना जाता है और आय और रोजगार सिद्धांत के रूप में जाना जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स को, जिसे समष्टि अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब ये तो हो गया फैक्ट। फैक्ट ये है कि ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये 3 चीज़ होता है। लेकिन क्या आप लोग को पता है ये माइक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है और मैक्रो क्या होता है? दोनों में क्या अंतर है? दोनों में अंतर मैं बताता हूँ आपको क्या है। देखिए आसान शब्दों में माइक्रो का मतलब आप लोग सब जानते हैं एकदम छोटा से छोटा रूप को माइक्रो कहा जाता है। मैक्रो उससे बड़ा होता है। तो माइक्रो का मतलब होता है कि जब हम लोग इकोनॉमिक्स को पर्सन टू पर्सन के हिसाब से देखते हैं, जहाँ पे इंडिविजुअल पर्सन का इकोनॉमिक्स में क्या योगदान होता है, उसको हम लोग देखते हैं, उसे कहा जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है? जब व्यक्तिगत इकाइयों या व्यक्तिगत बाजारों के व्यवहारों की जांच करता है माइक्रो व्यक्तिगत इकाइयों, ध्यान रखिए, व्यक्तिगत इकाइयों और व्यक्तिगत बाजारों के व्यवहार की जांच करता है। ये उपभोक्ता व्यवहार हमेशा देखते हैं कि स्टेटमेंट में इंडिविजुअल पे जोर दिया जा रहा है, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब ही होता है कि व्यक्ति विशेष को लेके उपभोक्ता व्यवहार व्यक्ति श्रम बाजार और फर्मों के सिद्धांत जैसे मुद्दों का अध्ययन करता है। इसके अंतर्गत मुख्य उपकरण किसी विशेष वस्तु की मांग और पूर्ति है। ये सब माइक्रो इकोनॉमिक्स का पक्ष है। ये आय और रोजगार सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। ठीक है? और माइक्रो में क्या आएगा? माइक्रो में मूल सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। आगे हम लोग देखते हैं बौद्धिक या ज्ञान आधारित गतिविधियां जैसे परामर्श, अनुसंधान एवं विकास अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? आंसर हो जाएगा आपका चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत ये सब आते हैं। आखिर ये अर्थव्यवस्था का जो क्षेत्र ये क्या होता है? देखिए अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को हम लोग 5 भाग में बांट सकते हैं। 3 भाग तो आप लोग हमेशा से जान रहे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टियरी, जिसे प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। 2 और क्षेत्र होता है, एक चतुर्थक होता है और एक पंचभाग होता है। देखिए प्राथमिक में क्या होता है, जो हम लोग जान रहे हैं बस वही उसी चीज को थोड़ा और विस्तार से लिखा गया। हम लोग हमेशा से जानते हैं जो प्राइमरी सेक्टर होता है उसमें एग्रीकल्चर कृषि आता है, सेम वही चीज है। इसमें 2-3 लाइन लिख दिया गया जिससे आप लोग को और सब चीज पता चल जाए। इसके अंतर्गत कृषि, इस क्षेत्र में शामिल गतिविधियां हैं, क्या क्या कृषि है और वानिकी भी आता है, मत्स्य पालन भी आता है, पशुपालन और खनन भी आता है। ये सब प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है? पशुपालन, वानिकी ये सब हम लोग बहुत बार इसको एज ए होल हम लोग एग्रीकल्चर का पार्ट मानते हैं, लेकिन जिससे कंफ्यूजन अगर आपको हो सकता है कि नहीं मत्स्य पालन तो एग्रीकल्चर में नहीं आता, मछली पकड़ना, तो अलग अलग लिख के जिससे कि आपको समझना आसान हो जाएगा। ठीक है? अब माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या होता है, जैसे हम लोग जानते हैं कि इंडस्ट्री उद्योग जो होता है उसे माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत लिया जाता है, सेकेंडरी सेक्टर के रूप में। सभी विनिर्माण और निर्माण गतिविधि जैसे बिजली, गैस, जल आपूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाएं शामिल है।
जो तृतीय क्षेत्र होता है, जिसे हम लोग सेवा क्षेत्र के अंतर्गत समझते हैं। इसके अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं, परिवहन, पर्यटन, भंडारण, संचार, बैंकिंग इत्यादि आते हैं। ये आ जाता है तृतीय क्षेत्र। और जो चतुर्थ क्षेत्र होता है, उसके अंतर्गत देखिए क्या क्या आएगा। उसके अंतर्गत आता है परामर्श, अनुसंधान एवं विकास, अर्थव्यवस्था, बौद्धिक या ज्ञान आधारित गतिविधियां, यहाँ पे इंटेलेक्चुअल बात सब आता है, जैसे परामर्श, अनुसंधान एवं विकास, ये सब अर्थव्यवस्था के क्वार्टरली क्षेत्र के अंतर्गत आती है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं इस बाजार की स्थिति। एक बाजार के बारे में दिया गया है, आपको बताना है कि ये किस तरह का बाजार है। देखिए स्टेटमेंट देखिए, इस बाजार की स्थिति में बड़ी संख्या में क्रेता और विक्रेता मौजूद होते हैं और वे बाजार द्वारा निर्धारित मूल्य पर एक जैसे उत्पाद बेचते हैं। यह किस प्रकार की बाजार संरचना में सत्य है। देखिए बाजार का बहुत सारा रूप होता है। क्या क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन होता है, मोनोपोली, ओलिगोपोली और मोनोपोसनी होता है। जैसे योग प्रतिद्वंदी, एकाधिकार, अल्पाधिकार और एक क्रेताधिकार कहा जाता है। ये जो है ये किस तरह के कंपटीशन को बता रहा है, जिसमें कि बड़ी संख्या में क्रेता और विक्रेता मौजूद होता है और वे बाजार द्वारा निर्धारित मूल्य पर एक जैसे उत्पाद बेचते हैं। ये हमारा परफेक्ट कंपटीशन, जिसको योग प्रतिद्वंदी कहा जाता है, उसके अंतर्गत आता है। ठीक है, और अब हम लोग देखते हैं जो दूसरा कंपटीशन एकाधिकार, उसको देखते हैं वो क्या होता है। जैसे नाम से भी स्पष्ट है, मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब ही हो गया जहां पे बेचने वाला सिर्फ और सिर्फ एक हो। बाकी किसी का मोनोपोली कैसे होगा, अगर जहां पे भीड़ होगा तो वहां तो मोनोपोली होगा नहीं। आप अगर जाते हैं कहीं पे दूध लेने के लिए जाते हैं, अमूल का दूध लेने जाते हैं, अगल बगल आप लोग देखते होंगे बहुत सारा दुकान है, सब में अमूल का दूध, सुधा का दूध, मदर डेयरी का दूध मिलता है। तो वहां पे मोनोपोली नहीं हो सकता है, क्योंकि हर दुकान में मिलता है दूध। इसीलिए अगर लेकिन मान के चलिए अगर सिर्फ मदर डेयरी सिर्फ और सिर्फ अपने प्लांट पे ही दूध बेचे, या अमूल सिर्फ अपने प्लांट पे दूध बेचे और अमूल के अलावा अलावा पूरा इंडिया में कोई दूध ही ना बेचने वाला हो, तब क्या होगा, तब उसका मोनोपोली हो जाएगा। अभी अगर भारत की बात करें तो भारत के सेंस में भी मोनोपोली कहाँ पे है। अगर भारत की बात करें तो भारत के सेंस में इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे के अंतर्गत मोनोपोली है। क्यों है मोनोपोली, क्या भारतीय रेलवे का कोई सब्सिट्यूट है, नहीं है। यातायात का दूसरा भी साधन है, जैसे बाय रोड है जहाँ पे बसें चलती है, बाय एयर है, लेकिन अगर ट्रेन की बात करें, ट्रेन अभी भी भारतीय रेलवे द्वारा ही संचालित किया जाता है। तो भारतीय रेलवे के अंतर्गत हम इसे एकाधिकार के रूप में देख सकते हैं। एकाधिकार क्या होता है, हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से ये कॉन्सेप्ट भी समझ लेते हैं, आपको बहुत फायदा होगा। देखिए अगर कॉन्सेप्ट समझ लिए लेंगे कि एकाधिकार क्या है, तो क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं। एक होता है अल्पाधिकार। अल्पाधिकार का मतलब क्या होता है, इसके अंतर्गत कुछ लोगों के मत प्रतिस्पर्धा होता है। मतलब बेचने वाले कुछ लोग होते हैं, एक नहीं होगा, एक होगा तो हो जाएगा एकाधिकार, जिसे मोनोपोली कहते हैं। अल्पाधिकार के अंतर्गत एक से ज्यादा होता है लेकिन सीमित होता है। जैसे भारत के सेंस की अगर बात करें तो भारत में सीमेंट, क्या सीमेंट का 1000 कंपनी या 500 कंपनी भारत में है, नहीं। सीमेंट का बहुत गिना चुना कंपनी है। तो सीमेंट का अगर उदाहरण ले लेते हैं, ये भारत में अल्पाधिकार को बताता है। ठीक है, एक है एक क्रेताधिकार। एक क्रेताधिकार नाम से पता चल रहा है कि खरीदने वाला एक है। देखिए एकाधिकार में क्या था, बेचने वाला एक था, और एक क्रेताधिकार में क्या है, खरीदने वाला एक है। दोनों अलग अलग चीजें। ये क्या होता है, इसमें खरीदने वाला एक है। तो आप कहेंगे जब खरीदने वाला एक है तो क्या बेचने वाला 1000 आदमी है, लाख आदमी है, खरीदने वाला एक है, तो क्या होगा। अगर हम लोग भारत की बात करें तो ऐसा भारत में होता है, कहाँ होता है। अब देखिए भारत में जो भी रक्षा संबंधी उत्पाद बनाते हैं, बहुत सारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन रक्षा संबंधी उत्पाद बनाते हैं जिसे गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया है। लेकिन ये जो उत्पाद है ये कौन खरीदता है, अगर मैं चाहूँ खरीदना, मैं खरीद सकता हूँ, नहीं। ये सरकार खरीदती है। यहाँ पे क्रेता, खरीदने वाला कौन है, सरकार। बेचने वाला बहुत सारे चैनल है। तो यहाँ पे होता है एक क्रेताधिकार, जहाँ खरीदने वाला एक। तो ये मार्केट का बहुत सारा अलग अलग डाइवर्जन है, अलग अलग तरह के बाजार होते हैं। ये बाजार को समझना बहुत आवश्यक है। आर्थिक समृद्धि दर का पता करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। आर्थिक समृद्धि का दर पता करने के लिए जो ऑप्शन दिया गया, इसके हिसाब से विगत वर्षों में जीडीपी के आधार पे आर्थिक समृद्धि दर का पता चलता है। एक होता है आर्थिक समृद्धि, एक होता है आर्थिक समृद्धि दर। दोनों में कुछ अंतर है। क्या अंतर है, मैं बताता हूँ आगे। देखिए एक तो आर्थिक समृद्धि दर हो गया जीडीपी में परिवर्तन अपॉन विगत
वर्ष की जीडीपी। जीडीपी में जो चेंज होता है उसे हम ऊपर लिखेंगे और विगत वर्ष की जीडीपी इंटू 100, इससे निकल जाएगा आर्थिक समृद्धि दर। और आर्थिक समृद्धि कैसे निकलेगा? आर्थिक समृद्धि बिल्कुल आसान है, ये पर कैपिटा इनकम जो आर्थिक समृद्धि को बताता है। पर कैपिटा इनकम कैसे निकलता है? पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है एक व्यक्ति का एक साल का इनकम, उसे कहता है पर कैपिटा इनकम। ये पर कैपिटा इनकम कैसे निकलता है? ये हो जाता है नेशनल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन ऑफ कंट्री। ये हो जाता है आर्थिक समृद्धि, अगर कहेंगे तो ये हो जाएगा, सबसे आसान तरीका है नेशनल इनकम कौन, टोटल पॉपुलेशन ऑफ कंट्री। और आर्थिक समृद्धि दर निकालने के लिए जीडीपी में परिवर्तन अपॉन विगत वर्ष में जीडीपी इंटू 100, ये इसका फॉर्मूला है। इसका मतलब हो गया, अगर क्वेश्चन पूछा जाए आर्थिक समृद्धि दर का पता करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ये हो जाएगा विगत वर्ष में जीडीपी। ठीक है? ये कुछ एक्सप्लेनेशन में 1-2 पॉइंट लिखा गया। आप लोग हमेशा इस पॉइंट को ज़रूर देख लिया कीजिए। एक्सप्लेनेशन जो लिखा गया बहुत संक्षिप्त में लिखा गया है। आप देखते होंगे कि बहुत जगह 2-2 पेज, 3-3 पेज का एक्सप्लेनेशन होता है। यहाँ पे बस 2 लाइन, 3 लाइन का होता है। मिनिमम लिखा जाता है, लेकिन जो लिखा जाता है तार्किक चीज़ लिखा जाता है। उसे ज़रूर ध्यान रखें। मानव विकास सूचकांक निकालने के लिए मूल्य और रैंकिंग के आधार पर देशों को कितने वर्गों में बाँटा गया है? मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, आप लोग बहुत सुनते होंगे। एसडीआई में इंडिया का ये पोजीशन है, इतना पॉइंट है। ये एसडीआई को कितने कैटेगरी में बांटा गया? तो एसडीआई को बांटने का आधार है 4 कैटेगरी। कौन कौन सा 4 है, अभी बताता हूँ। देखिए एसडीआई जो है 0 से 1 की तरफ होता है। 0 मतलब बहुत कम, नाम से ही लग रहा है। 1 मतलब अगर 0 से 1 कोई चीज होगा, 1 होगा तो उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है, और 0 हो गया तो उससे कुछ नहीं होगा। अगर 0 से 1 के बीच हम डिटरमाइन करना हो तो यहाँ पे 4 आधार होता है। मूल्य और रैंकिंग के आधार पर देशों को 4 वर्गों में बाँटा गया। पहले तो ये है कि एचडीआई निकालने के लिए एचडीआई सूचकांक जो है 0 और 1 के बीच होगा और इसे 4 वर्गों में बाँटा गया है। एक होता है अति उच्च एचडीआई, ये 0.88 से लेके 0.800 से लेके ऊपर तक होता है। 0.800 और उससे ऊपर हो जाएगा अति उच्च एचडीआई। उच्च एचडीआई हो जाएगा 0.700 से 0.799 तक। जो मध्य एचडीआई है ये जगह 0.550 से लेके 0.699 तक, और लास्ट निम्न एचडीआई ये हो जाएगा 0.550 और उससे नीचे का को कहा जाता है निम्न एचडीआई। तो आपसे पूछा जा सकता है, हो सकता है कि आपको ये भी एग्जाम में पूछ दे कि उच्च एचडीआई का मान कितने से कितने पॉइंट के बीच है, तो आपको बताना होगा 0.700 से 0.799। कितने वर्गों, तो 4 वर्गों समूह के आधार पर बांटा गया है। विश्व बैंक के अनुसार किसी व्यक्ति को अति निर्धनता सामना करना पड़ेगा अगर उस व्यक्ति की आय प्रतिदिन को इतना होने पे उसे हम लोग बहुत ही पुअर, अति निर्धनता की श्रेणी में रखेंगे। तो विश्व बैंक ने दिया है, जो अमाउंट बताया है वो है 1.90, 1.90 अमेरिकन डॉलर, कि वो कम एक दिन में खर्चा करता है। इसका मतलब है कि वो एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन में जी रहा है। ठीक है, ये 2011 की कीमतों के आधार पर बताया गया। एक पॉइंट इसमें और भी देख लीजिए। लॉरेंज वक्त से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का चुनाव करें। अब ये 3-4 कथन दिया गया। अगर आप लोग में से जो बच्चे शुरू से जुड़े हुए हैं, वो अगर इकोनॉमिक टाइम्स से पिछला सेशन देखे होंगे, तो आपको मैंने लॉरेंज वर्क को काफी अच्छा से डायग्राम बता के समझाया है। एक बार उसे जरूर देखिए। वो एक ऐसा चीज है कि अगर आप लोग अच्छा से लॉरेंज वर्क को नहीं समझेंगे तो उससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन आता है। आय असमानता के बारे में, गिनी गुणांक के बारे में आप लोग नाम सुनेंगे, होता क्या है। पिछला सेशन का इकोनॉमिक्स तो जरूर आज जाके देखिए, जो बच्चा आज जुड़ा होगा या जो बच्चा पहले देखा है लेकिन अभी समझ में नहीं आ रहा है, उसमें मैंने काफी अच्छे से गिनी गुणांक और लॉरेंज वर्क बहुत अच्छे से डायग्राम में बताया था। अभी इस क्वेश्चन पे देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सही कथन का चुनाव करें। यहाँ पे 4 दिया हुआ है कथन, इसमें सही क्या होगा? सही इसमें तीनों है। क्यों? क्योंकि ऑरेंज वर्क जो गिनी गुणांक का लेख में चित्रीय प्रतिरूप है। मैंने पहले ही बताया था, अब बता रहा हूँ। जो गिनी गुणांक है ये अंकगणितीय रूप में होता है, मतलब 0 से 1 के बीच में इसे इसका मान होता है। और लॉरेंज वर्क जो सुई को हम लोग ग्राफ के रूप में प्रेजेंट करते हैं। इसके अंतर्गत संचयी जनसंख्या अंश को अक्ष पर और संचयी आय को वाई एक्स पे रखते हैं। जो लॉरेंज वर्क होता है इस तरह से निकालते हैं। यहाँ पे एक्स पे रखते हैं पॉपुलेशन, जनसंख्या, ये एक्स हो गया, ये वाई, या एक्स पे जनसंख्या और वाई पे रखते हैं आय, संचयी आय।
संचयी जनसंख्या लिख दीजिए। संचयी जनसंख्या को x और संचयी आय को y पे रखते हैं। पूर्ण समानता रेखा के नीचे स्थित ऑरेंज वक्र को प्रदर्शित करता है। पूर्ण समानता रेखा, पूर्ण समानता रेखा क्या होगा, मैंने बताया था कि जो 45 डिग्री, देखिए ये एक 45 डिग्री होता है, ये रेखा होता है पूर्ण समांतर रेखा। मान लीजिए अगर एक्स वाई ये ओ होगी, ये होगी और ये ओ होगी, तो ये जो रेखा है ये होता है पूर्ण समानता का रेखा। उसके नीचे स्थित लॉरेंज वक्र को प्रदर्शित करता है। ये इस तरह से बनाया जाता है, ये होता है लॉरेंज वक्र। ठीक है, इसमें आपको बताया गया सेम इसी चीज को जो मैंने पिछले पेज में बताया था, उसी को एक्सप्लेन किया गया है कि किसी देश की आय समानता के स्तर को चिन्हित करने के लिए लॉरेंज वक्र का उपयोग करते हैं। इसके अंतर्गत रेखा चित्र के रूप में मापा जाता है, जबकि गणितीय रूप में मापने के लिए गिनी गुणांक का प्रयोग करते हैं। और मैंने बताया कि गिनी गुणांक क्या होता है, उसका मान 0 से 1 के बीच में वैरी करता है। ठीक है, आगे, यदि कोई व्यक्ति उत्पादन प्रक्रिया में योगदान नहीं देता है तो किस प्रकार का बेरोजगारी कहलाए। उत्पादन प्रक्रिया में योगदान नहीं देगा, इसका मतलब है उसे हम लोग कहेंगे प्रच्छन्न बेरोजगारी के। इसके अंतर्गत क्या होता है, कोई व्यक्ति उत्पादन प्रक्रिया में योगदान नहीं देता, या दूसरों शब्दों में उत्पादन पर विपरीत प्रभाव डालता है। भारत के संदर्भ में अगर बात करें तो कृषि के रूप में ये प्रच्छन्न बेरोजगारी को देखा जाती है। संरचनात्मक बेरोजगारी क्या कहते हैं, देश की आर्थिक संरचना से संबंधित है। क्या होता है इसका मतलब संरचनात्मक बेरोजगारी, देखिए होता क्या है, संरचनात्मक बेरोजगारी का मतलब हो गया जब साइंस टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा डेवलप कर जाता है, उस केस में क्या होता है कि डेवलपमेंट के कारण बहुत सारे व्यक्ति बेरोजगार हो जाते हैं, उसे कहेंगे संरचनात्मक बेरोजगारी। इसे और हम स्पष्ट में मैं बताता हूँ कि देखिए पहले क्या था, आज से 25-30 साल पहले जब कंप्यूटर नहीं था, तब क्या होता था, तब एक काम को करने के लिए लगभग 4-5 आदमी का जरूरत होता था। कंप्यूटर आ गया, कंप्यूटर पे एक आदमी बैठ के वो सारा कैलकुलेशन कर लेता है जो 4-5 आदमी एक दिन में करता है, एक आदमी और एक कंप्यूटर कर लेता है। इसका मतलब जो 3-4 आदमी हो गया वो बेरोजगार हो गया। ये बेरोजगार क्यों हुआ, ये बेरोजगार हुआ है क्योंकि देश डेवलप हो रहा है, बहुत ज्यादा साइंस टेक्नोलॉजी आ रहा है, नए नए टेक्निक आ रहे हैं, इसके कारण जो बेरोजगारी होता है इसको कहते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी। आगे है चक्रीय बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी जिस नाम से ही होगा, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, ये मतलब होता है एक चक्र में घूमते रहना। कुछ समय के लिए बेरोजगार है, फिर रोजगार मिल गया, फिर बेरोजगार हो गया, फिर रोजगार हो गया, इसे कहते हैं चक्रीय बेरोजगारी। अब अंतरराष्ट्रीय निर्धनता उन्मूलन दिवस किस दिन मनाया जाता है, ये एकदम बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसे ज्यादा दिमाग मत लगा, इसे याद कर लीजिए। 17 अक्टूबर, 17 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय निर्धनता उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाता है, बिल्कुल याद कर लीजिए, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। ये 1987 में घोषित किया गया था संयुक्त राष्ट्र द्वारा। देखिए 1987 से मनाया जा रहा है, घोषित किया गया था, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन अब आने का चांसेस कम है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष अंतरराष्ट्रीय निर्धनता उन्मूलन दिवस के रूप में मनाने का प्लान किया गया था, क्योंकि ये बहुत पुराना बात है 1987। तो क्वेश्चन आता है, अगर आप लोग हमें क्वेश्चन देखेंगे तो आप लोग देखेंगे कि 17 अक्टूबर क्यों होता है, इस तरह क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो आप जरूर ध्यान रखिए। रेंगती मुद्रास्फीति में सामान्य कीमत कीमत वृद्धि कितना होना चाहिए, रेंगती मुद्रास्फीति। देखिए इन्फ्लेशन जो होता है जिसे मुद्रास्फीति कहते हैं वो 4 रूप में होता है। ठीक है, क्या क्या होता है, एक होता है रेंगती, दूसरा होता है चलती, तीसरा होता है धूर्त, चौथा होता है अति अति। ये सब क्या होता है मैं आगे बता रहा हूँ। पर इसका आंसर 2 से 3% होता है रेंगती मुद्रास्फीति में समान कीमत में वृद्धि। यह मुद्रास्फीति का सबसे हल्का रूप है जिसे मृदु मुद्रास्फीति या निम्न मुद्रास्फीति के नाम से भी जाना जाता है, किसे रेंगती मुद्रास्फीति को। इसमें सामान्य कीमत वृद्धि की दर निम्न होती है जो कि 2 से 3% के बीच होता है। देखिए मुद्रास्फीति 2 से 3% होना बिल्कुल जरूरी है, नहीं होगा तो उत्पादन नहीं जाएगा। ठीक है, 2 से 3% का मतलब हो गया कि अगर कीमत का दाम 2 से 3% के अंदर बढ़ेगा तब इसका मतलब होता है कि देश में आर्थिक समृद्धि दर बढ़ रही है। अगर दाम कम होते जाएगा इसका मतलब समृद्धि दर कम हो रही है। इसलिए हमेशा मुद्रास्फीति 2 से 3% के बीच है तो बहुत ज्यादा चिंताजनक की बात नहीं है, नॉर्मल फिनोमेनन ये होना चाहिए, आइडियल केस है जो रेंगती मुद्रास्फीति है। सेकेंड होता है चलती मुद्रास्फीति। चलती मुद्रास्फीति में दर क्या होता है, उसमें चलती में 3 से 10% के बीच होता है, 3 से 10% है चलती मुद्रास्फीति में। ये कहाँ होता है, भारत के केस में ज्यादातर चलती मुद्रास्फीति पाया जाता है। देखिए चलती मुद्रास्फीति जब तक है तब तक नॉर्मल चीज होता है, लेकिन चलती मुद्रास्फीति में 3 से 10 है, तो इसका मतलब है जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ते जाएगा इन्फ्लेशन रेट, वैसे वैसे सरकार और उस देश का बैंक, केंद्रीय बैंक को सतर्क हो जाना चाहिए
कि ऐसा ना हो कि जो मुद्रास्फीति दर है वो बहुत ज्यादा हो जाए। चलती मुद्रास्फीति जब तक है 3 से 10 के बीच में कोई समस्या नहीं। इसके बाद आता है धूर्त मुद्रास्फीति जो कि 10 से 50% के बीच होता है। ये चिंताजनक बात है। ये नहीं होना चाहिए इकोनॉमी के लिए, क्योंकि अगर सामान का दाम इतना ज़्यादा हो जाए ना तो आदमी कैसे सर्वाइव कर पाएगा? ये काफ़ी दिक्कत में पड़ जाएगा। कीमत का दाम 10 से 50% तक अगर बढ़ जाता है, और मैंने पिछले सेशन में बताई थी कि ये जो होता है 5% इन्फ्लेशन रेट, 10% इन्फ्लेशन रेट, ये क्या होता है? किसका 5%, किसका 10%? कैसे हम लोग मापते हैं? सिर्फ न्यूज़ में सुनते हैं कि इन्फ्लेशन रेट जो है बढ़ के 7% हो गया। इसका मतलब होता है ठीक आज से, जैसे आज अगर आज 28 अगस्त है, ठीक है? तो 28 अगस्त 2022 को क्या कीमत था? 28 अगस्त 2023 को जो कीमत है, किस चीज़ का कीमत? इसमें एक सेक्शन होता है जिसका कीमत निकाला जाता है। उस चीज़ का दाम 1 साल पहले कितना था? उसके आधार पे हम लोग मापते हैं। मान लीजिए कि इस साल जितना सामान है उस पिछले साल उसका दाम था ₹100 और इस साल दाम हो गया ₹105 उसी सामान का। इसका मतलब है कि 5% जो है ये इन्फ्लेशन रेट मुद्रास्फीति दर अभी 5%। अगर 110 हो गया इसका मतलब है अभी इन्फ्लेशन रेट 10% है। तो ये जो मुद्रास्फीति जो है वो चिंता का विषय है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसको बिल्कुल रोकने का प्रयास 10 के आसपास ही पहुँचे, 8 के आसपास तभी सतर्क हो जाना चाहिए। थर्ड आता है अति द्रुत मुद्रास्फीति, ये बहुत ही चिंताजनक है। ये आ गया सोच लीजिए इसका मतलब इकोनॉमी का बंटाधार हो गया। ये कभी नहीं होना चाहिए। क्यों? इसमें 50% से अधिक इन्फ्लेशन रेट हो जाता है अति द्रुत मुद्रास्फीति में। आपको याद होगा कुछ साल पहले जिम्बाब्वे में यही हाल था। इतना गंदा हाल हो गया था जिम्बाब्वे में। या अगर आप बात बात करें कि जब विश्व में आर्थिक मंदी छाई हुई थी, उस समय ये जिम्बाब्वे में ये हाल हो गया था कि आदमी को एक प्लेट खाने के लिए पूरा बैग पैसा भर के ले जाना पड़ता था। क्यों? क्योंकि मनी का वैल्यू इतना कम हो जाता है कि जब मुद्रास्फीति होगा इसका मतलब है कि मनी का वैल्यू कम हो जाना। और ये जो मुद्रास्फीति है ये कई हज़ारों गुना हो गया। जिस ब्रेड का दाम अगर इंडिया की बात करें ₹40 किसी ब्रेड का दाम है और वही ब्रेड या बिस्किट का दाम अगर ₹10 है, ₹10 का बिस्किट अगर 2000 या 5000 में मिलने लगे तब आप क्या कीजिए? सेम हाल जिम्बाब्वे में हो गया। तो कहीं भी अगर ये चीज़ हो जाता है अति द्रुत मुद्रास्फीति वो सोच ली इकोनॉमी के लिए बहुत ही खतरनाक है और उसमें बिल्कुल वो तो होने ही नहीं देना चाहिए। इकोनॉमी 8% के आसपास जाए तब तक सतर्क हो जाना चाहिए। तो ये 4 रूप होता है मुद्रास्फीति का। क्वेश्चन था कि रेंगती मुद्रास्फीति में सामान्य कीमत कीमत वृद्धि कितना रहती है? तो ये रहती है 2 से 3%। ये फैक्चुअल चीज़ है, इसे याद कीजिए। डब्ल्यूपीआई खाद्य सूचकांक किस साल से जारी किया गया? डब्ल्यूपीआई खाद्य सूचकांक, डब्ल्यूपीआई का मतलब होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। खाद्य सूचकांक किस साल से जारी किया गया? ये जारी किया गया 2017 से। इसको बस समझने का जरूरत है, याद करने का। 2017 से जारी किया गया डब्ल्यूपीआई खाद्य सूचकांक, ठीक है? इसे एक बार याद देख लीजिएगा, एक्सप्लेनेशन को भी याद। औद्योगिक कार्यकर्ता के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार बस क्या माना गया है? देखिए, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है ये अलग-अलग के लिए थोड़ा डिफरेंट ये रहता है। जो औद्योगिक कार्यकर्ता है इसके लिए माना गया है 2016, ठीक है? 2016 माना गया है। 2020 से अक्टूबर 2020 से औद्योगिक कार्यकर्ता के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार बस 2001 से बदलकर 2016 कर दिया गया है। 2020 तक ये 2001 था, लेकिन अब क्या है? अब है 2016 आधार बस। अगला क्वेश्चन है फिलिप्स वर्क किसको दर्शाता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है आपको। सही जवाब होगा मुद्रास्फीति दर और बेरोजगारी दर के बीच संबंध। ये फिलिप्स वर्क क्या दर्शाता है, किस तरह दर्शाता है, अभी हम लोग आगे बता रहे हैं। देखिए, फिलिप्स वर्क जो है ये मुद्रास्फीति दर और बेरोजगारी दर के मध्य संबंध को दर्शाता है। ये अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति दर और बेरोजगारी दर के बीच उल्टे या विपरीत संबंध को दर्शाता है। ये उल्टे विपरीत संबंध क्या हुआ? मैं आपको ग्राफ से आपको समझाता हूँ। देखिए, अगर ये हम लोग यहाँ पे अगर ले लेते हैं एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस से हम लोग ले लेते हैं बेरोजगारी दर को, ठीक? ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे ले लेते हैं मुद्रास्फीति दर को। तो होता है क्या है कि इसके बीच संबंध जो उल्टा होता है। कैसे उल्टा होता है? ये इस तरह ग्राफ इसके बीच में होता है। इसका मतलब है कि अगर मुद्रास्फीति दर ज़्यादा है, तो इसका मतलब हो गया कि बेरोजगारी दर कम हो जाएगा और मुद्रास्फीति दर कम है तो बेरोजगारी दर ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है? अगर ये 0 हो गया 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 ये देखिए
मुद्रास्फीति अगर ज्यादा है, यहाँ पे अगर मुद्रास्फीति है, जनसंख्या बेरोजगारी दर कितना होगा, वो ये कम हो जाएगा। अब मुद्रास्फीति दर अगर कम हो रहा है, ठीक है, बेरोजगारी दर बढ़ रहा है। तो ये होता है फिलिप्स वर्ग। आगे देखते हैं, न्यूनतम वैकल्पिक कर मैट पहली बार निर्धारण वर्ष से प्रभावी कब हुआ। असेसमेंट ईयर, किस असेसमेंट ईयर से मैट प्रभावी हुआ है। ये हो जाएगा 1988-89 से प्रभावी हुआ है मैट। ये असेसमेंट ईयर क्या होता है, लोग आइडिया है, मैं बताता हूँ। देखिए असेसमेंट ईयर जो होता है वो फाइनेंशियल ईयर के बाद वाला वर्ष को असेसमेंट ईयर कहा जाता है। लेट्स सपोज अगर 2023-24 हम लोग इसे वित्तीय वर्ष माने, तो असेसमेंट ईयर क्या होगा, असेसमेंट ईयर हो जाएगा 24 और 25, 2024-2025 हो जाएगा असेसमेंट ईयर। तो 24 और 25 के लिए फाइनेंशियल ईयर क्या होगा, 2023 से 2024 तक। तो मैट को सबसे पहली बार क्वेश्चन में आया, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत जाए हो जाएगा, क्योंकि इसे लाया गया फिर हटाया गया फिर 97 में आया, तो इसलिए आप सिर्फ क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में कि मैट पहली बार निर्धारण वर्ष असेसमेंट ईयर से प्रभावित किया गया, किस असेसमेंट ईयर से पहली बार मैट को प्रभावी बनाया गया है, मतलब मिनिमम अल्टरनेट। तो ये आपका जवाब होगा 1988-89 असेसमेट ईयर। असेसमेंट ईयर पूछा जा रहा है, फाइनेंशियल ईयर नहीं पूछा जा रहा है। और फाइनेंशियल ईयर पूछा जाता तो एक साल कम हो जाता। अगला क्वेश्चन, हेलॉड डोमर मॉडल को किस पंचवर्षीय योजना में अंगीकृत किया गया। हेलॉड डोमर मॉडल को ये किया गया पहली पंचवर्षीय योजना से अंगीकृत किया गया है। इसके अंतर्गत क्या किया गया, पूंजी संचय के दोहरे चरित्र की भूमिका पे बल दिया गया है। इसमें राष्ट्रीय आय में वृद्धि करता है, साथ ही उत्पादन क्षमता में भी वृद्धि करता है। इस मॉडल के आधार पर जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना से की गई है। ये स्पेशली मैं बिहार के बच्चों के लिए जो बीपीएससी का एग्जाम देने वाले, पीटी का एग्जाम, मैं बता दूं, फिर से बता दूं, पिछले क्लास में भी बताया था कि बीपीएससी में हमेशा हमेशा 5 ईयर प्लान पे 2-3 क्वेश्चन रहता है। 9 या 10 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का रहता है, जिसमें 2 क्वेश्चन 5 ईयर प्लान पे रहता है। तो मेरा मकसद यही है कि जितने भी इकोनॉमिक्स के सेशन होगा उसमें हमेशा 2-3 क्वेश्चन आपको 5 ईयर प्लान पे जरूर दो। जबकि 2015 से 5 ईयर प्लान हट गया है, इसकी जगह नीति आयोग ने ले लिया, लेकिन अभी भी बीपीएससी का जो क्वेश्चन ट्रेंड है उसके हिसाब से हर साल हर हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन 5 ईयर प्लान पे रहता है। इसलिए इसका आज का जो टेस्ट का मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपके सामने, इसमें भी 2-3 क्वेश्चन लिया गया था। जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना से की गई है, 7वीं पंचवर्षीय योजना से की गई है। ये बिल्कुल फैक्चुअल चीज है। एक बार बस ईयर याद रखिए कि 89 में शुरू किया गया, 1989 में, और 7वीं पंचवर्षीय योजना का समय क्या है, 1985 से 90। आत्मनिर्भर व स्व उत्पादक किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य, आत्मनिर्भर व स्व उत्पादक, ये हो जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। और इसका समय काल क्या है, 1961 से 1966। कौन सी पंचवर्षीय योजना डीडी ढड के द्वारा तैयार की गई थी। तो जवाब होगा 5वीं पंचवर्षीय योजना डीडी ढड के द्वारा तैयार की गई थी। और इसके 2 प्रमुख उद्देश्य थे, क्या थे, एक है निर्धनता उन्मूलन, दूसरा है आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। तो डीडी ढड ने 5वीं पंचवर्षीय योजना को तैयार किया था। और 5वीं पंचवर्षीय योजना का समय काल क्या है, 1974 से 1979 तक। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस वर्ष हुई थी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ये हुई थी 1876 में। एशिया का जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, एशिया का सबसे बड़ा, सबसे पुराना, बड़ा नहीं, सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी स्थापना 1876 में हुई थी। बाकी कुछ आपको एक्सप्लेनेशन में लिया गया है, आप लोग बिल्कुल देखिए। कुछ चीजें बता देता हूँ। इसका जो आधार है, ये 30 ब्लू चिप कंपनियों की सूची के आधार पर तैयार किया जाता है। और ये 30 ब्लू चिप कंपनी जो है समय समय पर इसको चेंज किया जाता है। तो 100 आधार मूल्य बेस मूल्य के साथ सेंसेक्स का आधार वर्ष या बेस ईयर 1978-79 है। ठीक है, और बता दिया गया कि 30 जो ब्लू चिप कंपनी है उसके आधार पे सेंसेक्स का ये क्या कहते हैं, स्टॉक मार्केट, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का निर्धारण किया जाता है। मुद्रा बैंक की शुरुआत किस वर्ष की गई। तो मुद्रा बैंक की शुरुआत की गई है 2015 में, जब गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट आया उसके बाद मुद्रा बैंक की शुरुआत 2015 में की गई है। इसके अंतर्गत, ये सब तो आप ध्यान रखिए, इसके अंतर्गत 3 तरह का ऋण होता है, शिशु, किशोर और तरुण नाम से दिया जाता है। शिशु में क्या होता है, शिशु में 50,000 तक का ऋण दिया जाता है। किशोर में 50,000 से ज्यादा 5 लाख तक, और इसमें 5 लाख से ज्यादा 10 लाख तक।
ठीक है, ये ऋण दिया जाता है। शिशु, किशोर और तरुण, इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। शिशु का मतलब होता है एकदम छोटा बच्चा, किशोर उससे बड़ा, तरुण जो जिसे कहा जाता है कि युवक बन जाना। 3 अलग-अलग स्टेज है, उस आधार पे आप लोग ध्यान रख सकते हैं। 50,000, 5 लाख, 10 लाख। कौन सी विशेषता है भारतीय अर्थव्यवस्था का अविकसित श्रेणी को दर्शाता है? यहाँ पे कुछ विशेषता दिया गया अर्थव्यवस्था का, आपको बताना है कि भारत एक विकासशील देश है, ये क्या कौन सा विशेषता बताता है? तो इसमें से एक विशेषता छोड़ के सारा विशेषता हो जाएगा। क्या-क्या? कृषि मुख्य व्यवसाय है, दक्षिण बेरोजगारी अभी आपको मैंने बताया है पिछले क्वेश्चन में, मानव पूंजी की निम्न गुणवत्ता, ये सब बताता है कि भारत एक विकासशील श्रेणी में आता है। कोचीन का प्रति व्यक्ति सेवा उच्च होना ये बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा कुछ-कुछ और है, उसे भी ध्यान रखिए। निम्न प्रति व्यक्ति आय, बेरोजगारी, अत्यधिक जनसंख्या तथा जनसंख्या वृद्धि, पूंजी निर्माण की निम्न दर, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था और भारतीय अर्थव्यवस्था का विकासशील अवस्था, ये मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ये सारा चीज। आगे, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। किस आधार पर राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? कौन सी संस्था करती है? ये करती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना 1951 में हुआ। आज के डेट ये सीएसओ जो कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन और एनएसएसओ, इसको मिला के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय बनाया गया है, एनएसओ। तो ये भी पूछा जा सकता है एनएसओ किन दो से मिलके बना है? तो ये बना है सीएसओ और एनएसएसओ से मिलके बना है एनएसओ। आगे, भारत में स्थिर मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद के आकलन के लिए वर्तमान आधार वर्ष क्या है? स्थिर मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद के आकलन के लिए वर्तमान में आधार वर्ष क्या है? तो आधार वर्ष है 2011-12। ये बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है। आप लोग बस इसको ईयर याद रखिए, आधार, ये सब आपको बहुत क्वेश्चन आता है। तो अगर पिछला क्वेश्चन देखेंगे तो इस तरह क्वेश्चन किसके लिए कौन सा आधार वर्ष, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बिल्कुल इसको ध्यान में रखना चाहिए। आगे हम लोग देखते हैं, केंद्रीय बजट 2023-24 में राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है? 23-24 में ये अनुमानित है 5.9% अनुमानित है। क्या राजकोषीय घाटा केंद्रीय बजट 2023-24 में जो बताया गया है? केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटा 5.9% अनुमानित है, जबकि बजट 2022-23 में संशोधित राजकीय घाटा 6.4 रहा। ठीक है। अंतिम क्वेश्चन है, 2023 में पूर्वोत्तर कृषि कुंभ का आयोजन किस जगह हुआ था? ये आयोजन हुआ है मेघालय में, हुआ है पूर्वोत्तर कृषि कुंभ का आयोजन 4 जनवरी 2013 को। समय बिल्कुल ध्यान मत रखिए, बस जगह याद रखिए कौन सा फेस्टिवल है। ये है कुंभ पूर्वोत्तर कृषि कुंभ का आयोजन। ठीक है, मेघालय के उमियम में हुआ था। तो ये आज का हमारा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ फैक्ट, कुछ कॉन्सेप्ट आपके सामने था। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यज्ञ विद्या से जुड़िए, यज्ञ विद्या के ऐप को डाउनलोड कीजिए। वो कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं? बहुत ही आसान है, गूगल प्ले स्टोर से जाके ऐप को डाउनलोड कीजिए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा? इससे आप लोग हमेशा टेस्ट सीरीज़ दे सकते हैं, क्योंकि ऐप पे ही आपको टेस्ट मिलेगा। और एक चीज़ और मैं बता दूँ, खासकर बिहार के बच्चों के लिए जो बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, कि आज रात को आप लोग का 68वीं और 67वीं क्वेश्चन को ऐप पे दे दिया जाएगा। आज रात के बाद आप लोग कल से 68वीं और 67वीं को ऐप पे देख सकते हैं। ठीक है? आप लोग यज्ञ विद्या को यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि आप लोग जितने बच्चे को शेयर करेंगे उतना हम लोग का मोटिवेशन बढ़ेगा। देखिए, आज के डेट में हम लोग आपसे कोई चार्ज नहीं करते, लेकिन आप लोग का ज़्यादा सपोर्ट हम लोग का मोटिवेशन बढ़ाएगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको सब्सक्राइब कीजिए, एक दूसरे को शेयर कीजिए। कोई भी आप लोग को दिक्कत हो कमेंट कीजिए, क्या आप लोग को पसंद है, क्या पसंद नहीं है, कौन सा सेक्शन आप लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हो, कौन सा सेक्शन आप लोग चाहते हैं कि इतना ज़्यादा ना हो। जो भी मन में विचार आता है, आप लोग फ्री हैं अपने विचार हम तक रखने के लिए। सप्ताह में 3 दिन टेस्ट होगा, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, ये अभी के लिए शेड्यूल है। आगे इसमें चेंज हो सकता है कि फिर हर दिन टेस्ट शुरू किया जाए। आप लोग का किस तरह से टेस्ट के प्रति रुझान होता है, उस पे ये डिपेंड करता है। तो आप लोग बस ये वीडियो देखते रहिए। कोई भी कन्फ्यूजन हो, आप लोग फ्री है, सारे सोशल नेटवर्किंग साइट पे हम लोग अवेलेबल है। आपको जिस माध्यम से जुड़ने का मन है, आप लोग प्लीज जुड़िए। आप लोग अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिए और देखते रहिए ये वीडियो। बाय बाय।